न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर देश और प्रदेश की खबरों की ओर। कराची लाहौर में बनाएंगे गुरुकुल बाबा रामदेव का नाम। पानीपत पंजाब की हरियाणा को तोड़ो। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में एक जिला एक पंजीकरण योजना हुई शुरू। दिल्ली, यूपी और बिहार में सुहाना हुआ मौसम। दो खबरें विस्तार से। कराची लाहौर में बनाएंगे गुरुकुल बाबा रामदेव का दावा। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद से ही भारतीयों में पड़ोसी देश के खिलाफ गुस्सा है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान की ताकत को लेकर कहा है कि पाकिस्तान में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो भारत के सामने युद्ध में 4 दिन भी खड़ा हो जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद ही टूट रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को अटैक हुआ था। इस अटैक में आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाया था और बेरहमी से उन पर गोलियां बरसाई थी। इस अटैक में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें अधिकतर टूरिस्ट थे। इस अटैक के बाद से ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। बाबा रामदेव ने कहा है कि पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो अपने आप में ही टूटने जा रहा है। उधर पख्तून उसको तोड़ने में लगे, वहीं बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और खराब हैं, वो तो खुद ही टूट पड़ा है। वो भारत से लड़ने की ताकत ही कहाँ रखता है। पाकिस्तान भारत के सामने 4 दिन भी युद्ध के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। बाबा रामदेव ने इस दौरान गुरुकुल का भी जिक्र किया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब तो मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और एक लाहौर में बनाना पड़ेगा। हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। योग गुरु रामदेव ने सनातन को लेकर बात करते हुए कहा है कि जन्म से हो सकता है कि हम 100 करोड़ से अधिक हो और पूरी दुनिया में 150 करोड़ के लगभग हो, लेकिन सनातन के विचार और संस्कार में श्रद्धा रखने वाले 300-400 करोड़ लोग हैं। आने वाले समय में यह संख्या 500 से ज्यादा होने वाली। सनातन का गौरव काल है और सनातन का मूल भारत की गुरु शिष्य परंपरा, हमारी वो संस्कृति, हमारे वो संस्कार, वो हमारी विरासत जो करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें दी। दुनिया का कैलेंडर 2025 सालों में सिमट जाता है। हम 1,96,98,53,126 वर्ष पुरानी उस ऋषियों की विरासत के संवाहक और उन ऋषियों के हम वंशधर हैं। और उन ऋषियों के वंशधरों के नाते जो इस समय हमें करना है, उसको करने के लिए जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, भारत की गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और उसके साथ आधुनिक विज्ञान के समन्वय से भारत को नव प्रतिमान घड़ने पड़ेंगे। क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, पहले एक दौर था पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन का, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन आया और अब पूरी दुनिया में डिजिटल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और इन सब के बीच में सनातन जो शाश्वत है, उस सनातन के शाश्वत मूल्यों को लेकर के पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी अपेक्षा रखती है भारत से। क्योंकि जन्म से चाहे हम भारत में 100 करोड़ से अधिक और पूरी दुनिया में 150 करोड़ के लगभग हो सनातनी, लेकिन सनातन के विचार और संस्कार में, संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया के लगभग 300-400 करोड़ लोग हैं। और आने वाले समय में ये संख्या 500 करोड़ से प्लस होने वाली है। इस्लाम अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुका है, ईसाईयत अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुकी है और अमेरिका टैरिफ वार के चलते या टैरिफ टेररिज्म के चलते अलग तरह से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं, उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं, तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। जिस तरह से पहलगाम में जो घटना हुआ उसमें धर्म विशेष का नाम लेके कलमा पढ़वा करके जिस तरह से पूछ करके अब अगला मंच से होगा। सर एक सवाल सर छोटा सा, ये सनातन और बनाम संविधान और इसको लेकर सर काफी बहस होती है। देखिए अब अगली बात, इस पर क्या कहते हैं? एक है हमारा, कोई बात नहीं, एक है हमारा लोकतांत्रिक संविधान
हम भारत के लोकतांत्रिक संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन अपने सनातन वैदिक संविधान को भी बराबर का गौरव देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई संघर्ष नहीं है। एक तरफ हमारा वेद धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, तो दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म भी सर्वोपरि है। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। चल हो गया। अगली खबर, पानी पर पंजाब की हरियाणा को दो टूक। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे चल रहे हैं। विवाद में अब बयानबाजी तेज हो चली। पंजाब सरकार का साफ कहना है कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। यह सत्र सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि वे पानी नहीं देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के साथ जल बंटवारे के विवाद को खारिज करते हुए कहा है कि कोई विवाद नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि आंकड़े पंजाब के पक्ष में हैं और हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी मांग रहा है। उन्हें 20% पानी देने की बात हुई थी, जिसे वो खर्च कर चुके। अब उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। सीएम मान ने कहा है कि हरियाणा की तरफ से लगातार पानी मांगा जा रहा है। उनका तर्क है कि पहले भी उन्हें ज्यादा पानी मिलता रहा है, लेकिन पंजाब ने अपनी नहर प्रणाली में सुधार किया है और अब अतिरिक्त पानी नहीं है। हम पहले महज 21% पानी ही यूज किया करते थे। आज सिस्टम सुधारने के कारण हम लोग 60% तक पानी का सही यूज कर रहे हैं। यही कारण है कि हम अब पानी नहीं देने वाले। इससे पहले पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों ने अलग अलग सर्वदलीय बैठक ली थी, जिनमें हर दल ने अपने अपने राज्य के हितों की पैरवी करते हुए सरकारों के रुख का समर्थन किया था। बैठकों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। यही कारण है कि अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पंजाब पहुंच चुके हैं। हालांकि पंजाब के इस विशेष सत्र पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र के जरिए हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देने का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा और बहुमत से पारित भी किया जा सकता। पानी का कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे, और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए, वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं। और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। जब हमने ओथ ली थी 16 मार्च 2022 को, तब हम 21-22% पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 60% से ऊपर चले गए। हमने पाइपें दबा के खेतों तक पानी पहुंचाया, नहरों का, पुरानी कस्सियाँ, सूए, रजबाए हमने पुनर्जीवित किए। तो हमारा पानी, पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे। हमारे पास फालतू पानी नहीं है। अगली खबर, आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार को घेरा। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जहां एक तरफ तनाव बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ देश में सियासत भी तेज हो गई। इस अटैक के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मनोज झा ने कहा है कि हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत पहलगाम के उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए की है जिनकी मौत हुई। पीएम मोदी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे। दरअसल 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था, उस समय पीएम मोदी सऊदी के दौरे पर थे। इस अटैक के बाद पीएम ने अपने दौरे को कट शॉर्ट करके भारत पहुंचे थे। इसी के बाद उन्होंने बिहार के मधुबनी में एक रैली को संबोधित किया था और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पीएम की उस रैली को लेकर मनोज झा ने निशाना साधा है। उन्होंने पीएम की रैली पर हमला करते हुए कहा है कि हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे हैं कि पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो हम पहलगाम नहीं होता। मनोज झा ने कहा है कि पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है? देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नता है, लेकिन इन मुद्दों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने पुलवामा में जवान खोए थे। हमें श्रद्धांजलि का देश नहीं बनना है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने गुरुवार को पटना में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अपनी दूसरी बैठक के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी से सवाल किए। कहता हूँ, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई,
हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है, हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूलमाला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। चलिए, थैंक यू। अगली खबर, महाराष्ट्र में एक जिला एक पंजीकरण योजना शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने एक जिला एक पंजीकरण योजना लागू कर दी है, जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह सुविधा राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। अब एक ही जिले के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया का झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस बारे में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि अब उन्होंने आगे बताया है कि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की संकल्पना भी जल्द ही लागू की जाएगी, जिसके तहत नागपुर की संपत्ति का पंजीकरण भी राज्य के किसी भी जिले से कराया जा सकेगा। मौजूदा समय में लोगों को उप पंजीयक ऑफिस जाना पड़ता है, उस क्षेत्र में स्थिति होता है जहां वे संपत्ति खरीदते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों में बहुत राहत मिलेगी। पुरंदर में एयरपोर्ट के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ किसानों ने आक्रामक रुख अपनाया है और लाठीचार्ज में कुछ के घायल होने की घटनाएं सामने आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज होना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को सफल और पारदर्शी बताते हुए बावनकुळे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस भाई की तरह मिलकर काम कर रहे हैं और वे स्वयं इसके साक्षी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक जिला एक पंजीकरण योजना लागू कर दी है, जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह सुविधा राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। अब एक ही जिले के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया का झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस बारे में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि अब उन्होंने आगे बताया है कि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की संकल्पना भी जल्द ही लागू की जाएगी, जिसके तहत नागपुर की संपत्ति का पंजीकरण भी राज्य के किसी भी जिले से कराया जा सकेगा। मौजूदा समय में लोगों को उप पंजीयक ऑफिस जाना पड़ता है, उस क्षेत्र में स्थिति होता है जहां वे संपत्ति खरीदते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों में बहुत राहत मिलेगी। पुरंदर में एयरपोर्ट के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ किसानों ने आक्रामक रुख अपनाया है और लाठीचार्ज में कुछ के घायल होने की घटनाएं सामने आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज होना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को सफल और पारदर्शी बताते हुए बावनकुळे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस भाई की तरह मिलकर काम कर रहे हैं और वे स्वयं इसके साक्षी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक जिला एक पंजीकरण योजना लागू कर दी है, जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह सुविधा राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। अब एक ही जिले के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया का झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस बारे में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि अब उन्होंने आगे बताया है कि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की संकल्पना भी जल्द ही लागू की जाएगी, जिसके तहत नागपुर की संपत्ति का पंजीकरण भी राज्य के किसी भी जिले से कराया जा सकेगा। मौजूदा समय में लोगों को उप पंजीयक ऑफिस जाना पड़ता है, उस क्षेत्र में स्थिति होता है जहां वे संपत्ति खरीदते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों में बहुत राहत मिलेगी। पुरंदर में एयरपोर्ट के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ किसानों ने आक्रामक रुख अपनाया है और लाठीचार्ज में कुछ के घायल होने की घटनाएं सामने आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज होना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को सफल और पारदर्शी बताते हुए बावनकुळे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस भाई की तरह मिलकर काम कर रहे हैं
हैं और वे स्वयं इसके साक्षी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक जिला एक पंजीकरण योजना लागू कर दी है, जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह सुविधा राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। अब एक ही जिले के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया का झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस बारे में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि अब उन्होंने आगे बताया है कि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की संकल्पना भी जल्द ही लागू की जाएगी, जिसके तहत नागपुर की संपत्ति का पंजीकरण भी राज्य के किसी भी जिले से कराया जा सकेगा। मौजूदा समय में लोगों को उप पंजीयक ऑफिस जाना पड़ता है, उस क्षेत्र में स्थिति होता है जहां वे संपत्ति खरीदते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों में बहुत राहत मिलेगी। पुरंदर में एयरपोर्ट के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ किसानों ने आक्रामक रुख अपनाया है और लाठीचार्ज में कुछ के घायल होने की घटनाएं सामने आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज होना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को सफल और पारदर्शी बताते हुए बावनकुळे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस भाई की तरह मिलकर काम कर रहे हैं और वे स्वयं इसके साक्षी हैं। अगली खबर, दिल्ली, यूपी और बिहार में सुहाना हुआ मौसम। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम में करवट बदली है। उत्तर भारत में प्री मानसून का असर साफ दिख रहा है, जहां पिछले 2-3 दिनों से कई इलाकों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने सोमवार को आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और मथुरा समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, करनाल, पानीपत, हिसार, जींद और बिजनौर जैसे इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या गरज चमक के साथ फुहारे पड़ने का अनुमान है। वहीं बिहार में आज गरज बिजली और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के कई जिलों में सोमवार तड़के से ही बारिश जारी है। इतना ही नहीं, इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं भी चल रही। वहीं भीषण गर्मी से तपते हुए महाराष्ट्र में भी रविवार देर रात और सोमवार की सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के रामबन में खाई में गिरा सेना का ट्रक। कश्मीर के रामबन जिले में बैटरी चश्मा के पास एक सेना का ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस, SDRF, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया गया है। यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और मृतकों को रामबन जिला अस्पताल लाया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 44 पर बैटरी चश्मा के पास हुआ। 11:30 बजे हुआ था। सेना का यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद SDRF, पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया गया।
अधिकारियों की माने तो हादसा इतना दर्दनाक है कि वाहन दुर्घटना के बाद लोहे के ढेर में तब्दील हो गया। फिलहाल शहीद हुए जवानों के शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि वाहन का संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गहरी खाई में गिर गया। तीनों शहीद जवानों के बलिदान को सम्मानित करते हुए सेना ने एक शोक सभा का आयोजन किया। सेना के सीनियर अधिकारियों ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शहीद हुए जवानों की पहचान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ ही पहले के मुकाबले इस समय ज्यादा गश्ती की जा रही है। कश्मीर के रामबन जिले में बैटरी चश्मा के पास एक सेना का ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस, SDRF, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया गया है। यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और मृतकों को रामबन जिला अस्पताल लाया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 44 पर बैटरी चश्मा के पास हुआ। 11:30 बजे हुआ था। सेना का यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद SDRF, पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारियों की माने तो हादसा इतना दर्दनाक है कि वाहन दुर्घटना के बाद लोहे के ढेर में तब्दील हो गया। फिलहाल शहीद हुए जवानों के शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि वाहन का संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गहरी खाई में गिर गया। तीनों शहीद जवानों के बलिदान को सम्मानित करते हुए सेना ने एक शोक सभा का आयोजन किया। सेना के सीनियर अधिकारियों ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शहीद हुए जवानों की पहचान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ ही पहले के मुकाबले इस समय ज्यादा गश्ती की जा रही है। कश्मीर के रामबन जिले में बैटरी चश्मा के पास एक सेना का ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस, SDRF, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया गया है। यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और मृतकों को रामबन जिला अस्पताल लाया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 44 पर बैटरी चश्मा के पास हुआ। 11:30 बजे हुआ था। सेना का यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद SDRF, पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारियों की माने तो हादसा इतना दर्दनाक है कि वाहन दुर्घटना के बाद लोहे के ढेर में तब्दील हो गया। फिलहाल शहीद हुए जवानों के शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि वाहन का संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गहरी खाई में गिर गया। तीनों शहीद जवानों के बलिदान को सम्मानित करते हुए सेना ने एक शोक सभा का आयोजन किया। सेना के सीनियर अधिकारियों ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शहीद हुए जवानों की पहचान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ ही पहले के मुकाबले इस समय ज्यादा गश्ती की जा रही है। कश्मीर के रामबन जिले में बैटरी चश्मा के पास एक सेना का ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस, SDRF, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया गया है। यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और मृतकों को रामबन जिला अस्पताल लाया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 44 पर बैटरी चश्मा के पास हुआ। 11:30 बजे हुआ था। सेना का यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद SDRF, पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारियों की माने तो हादसा इतना दर्दनाक है कि वाहन दुर्घटना के बाद लोहे के ढेर में तब्दील हो गया। फिलहाल शहीद हुए जवानों के शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि वाहन का संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गहरी खाई में गिर गया। तीनों शहीद जवानों के बलिदान को सम्मानित करते हुए सेना ने एक शोक सभा का आयोजन किया। सेना के सीनियर अधिकारियों ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शहीद हुए जवानों की पहचान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ ही पहले के मुकाबले इस समय ज्यादा गश्ती की जा रही है। शाबाश शाबाश, देख के आराम से। दर्शकों, वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।